वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। जी हाँ, ये पाठ है उस फिल्म के बारे में जो कि पहली बार बनाई गई थी सवाक यानी आवाज के साथ, जिसमें किरदारों ने आपसी बातचीत की थी और उस बातचीत को जनता ने, दर्शकों ने सुना था। तो इस पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और यह कक्षा 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो विज्ञापन क्या होता है? किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन किया जाता है। तो इस फिल्म का विज्ञापन किया जा रहा है और उस पोस्टर के माध्यम से दर्शकों को लुभाने का, आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप फिल्म देखने क्यों जाएं? तो उसमें ये नई चीजें हो रही हैं। उसमें क्या हो रही है नई चीजें कि वो सभी सजीव, अर्थात क्या है, जब पहली बार बोलती फिल्म बनी थी, वो जो बोलेंगे आवाज सुनाई देगी, अर्थात क्या है, वो सजीव आपको दिखाई देंगे, वो सांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं। यही आश्चर्य की बात थी उस समय। आज जब आप फिल्म देखेंगे और आश्चर्य की बात तब लगेगी जब उनकी जो बातचीत है वो हमें नहीं सुनाई दे। वो जब मूक बात करेंगे तब हमें आश्चर्य होगा। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो तभी आश्चर्य होगा, बातचीत करेंगे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उस समय जिस दौर में किरदार आपस में बातचीत नहीं करते थे, केवल इशारों में बातें होती थी, तब एक फिल्म आती है जिसमें किरदार आपस में बातचीत करते थे। ये लोगों के लिए एक आश्चर्य का बिंदु था। और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, ये उसके प्रचार प्रसार के लिए इन बातों का उपयोग किया गया है। तो फिल्म का क्या नाम था? पहली सवाक फिल्म का नाम था आलम आरा। 14 मार्च 1931 की वो ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। बड़े बदलाव का दिन तो था ही, क्योंकि वहां से अगर पहली बार आवाज जब फिल्मों में आई तो वो अपना विस्तार करती चली गई, जिसका आज हम देख सकते हैं कितना बड़ा अपना भारतीय सिनेमा हो गया है। कितनी सारी फिल्में, हर शुक्रवार को 2-3 फिल्में आ जाती हैं। तो ये शुरुआत थी, वो दिन वही था जिस दिन शुरू हुआ ये सिलसिला, और आज तक आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर वो अपना स्थान बना लिया है। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। ऐसा नहीं था कि वो जो सिनेमा था जिसमें किरदार मूक यानी थे, शांत थे, आपस में बातचीत नहीं करते थे, वो केवल इशारों से क्या करते थे, भाव भंगिमा से ही अपने अभिनय करते थे। वो अपनी बोल के उनकी आवाज नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि ऐसी तकनीक नहीं थी तब कि ऑडियो और वीडियो को दोनों को एक साथ दिखाया जा सके। लेकिन जब तकनीक आई, उसको विकसित किया गया, उस दौर में वो सिनेमा भी काफी लोकप्रिय था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। तो वो जिस साल यानी 14 मार्च 1931 यानी 1931 में सवाक फिल्म बनी, तो उसी साल अन्य कई भाषाओं में मूक फिल्में भी बनी। ऐसा नहीं है कि ये बन गई तो अब भैया अब कारोबार बंद हो गया, अब खत्म करो, अब मूक फिल्में नहीं बनेंगी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस साल कई सारी फिल्में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब जब क्या था, समझने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि किरदार आपस में जो इशारे से बातचीत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आखिर बताना क्या चाहते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा शक्ति लगती थी, श्रम लगता था। लेकिन अब जो बातचीत कर रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उसको बस कान से सुनना है, समझ जाएंगे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो अब कोई भी कार्य करने वाला कोई होता है, तो ये जो फिल्म बनाने वाला कौन है, उसका नाम है अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म यानी सवाक फिल्म सोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो अब ये प्रेरणा की बात हो रही है कि कहाँ से फिल्मकार हैं, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। तो उनको प्रेरणा मिली 1929 में एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम सोबोट था, उसको उन्होंने देखा। और वो क्या थी, सवाक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी। उसको देख करके उनके दिमाग में आया कि हम भारतीय सिनेमा में भी ऐसा काम कर सकते हैं, और फिर उन्होंने 14 मार्च 1931 को फिल्म बना दी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी पर्दे की कथा, पर्दे पर जो दिखाना है वो जो कथा होती है उसको पटकथा कहते हैं। तो इनको कहानी चाहिए थी, फिल्म बनानी है तो कहानी चाहिए ही चाहिए।
तो कहानी इनको कहाँ से मिली, तो पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, उसकी कहानी को ज्यों का त्यों उन्होंने ले लिया और वो इनकी पटकथा हो गई, पर्दे की कथा हो गई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। अब नाटकों में भी गाने होते थे, तो नाटक में जो गाने हैं उनको ज्यों का त्यों ले लिया गया, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं किया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। अर्थात जब पहली आवाज जब थी ही नहीं फिल्मों में, तो इनका काम क्या है, संवाद। यानी क्या होता है, जो दो किरदार आपस में बातचीत कर रहे हैं वो संवाद हुआ। एक जो दो किरदार हैं, अभिनेता है, अभिनेत्री है, या फिर खलनायक है, अभिनेता और खलनायक का जो संवाद हो रहा है, तो वो अभिनेता क्या बोलेगा, खलनायक क्या बोलेगा, उसका जवाब क्या देगा, इसको लिखा जाता है और इसको लिखने वाले को संवाद लेखक कहते हैं। ठीक है, आपसी जो बातचीत होती है फिल्मों में, उसको लिखने वाले को संवाद लेखक कहते हैं। तो जब इस तरह की सवाक फिल्में बनती ही नहीं थी, तो इनका काम क्या था, तो ऐसे लोग मिलेंगे कैसे, उस समय नहीं मिल रहे थे अर्देशीर मीरानी को। इन सब की शुरुआत होनी थी, हर चीज की एक बार शुरुआत तो होती ही होती है। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, उन्होंने जो धुनें बनाई थी उन्हीं धुनों को फिल्म के गानों में दे दिया। और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। केवल 3 वाद्य यंत्र चुने गए। वो कौन से थे वाद्य, थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। गानों के पीछे से जो वाद्य बजता है उसमें केवल यही 3 का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यू.एम. खान। डब्ल्यू.एम. खान क्या थे, पहले पार्श्व गायक बने। इनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो फिल्म में पहली बार कोई गाना गाया और उसका नाम था डब्ल्यू.एम. खान। पार्श्व गायक यानी क्या होता है, देखते हैं आप फिल्मों में गाना फिल्माया जाता है किस पे, दिखाता है जैसे कि नायक गा रहा है, अभिनेता गा रहा है, अभिनेत्री गा रही है, लेकिन गा कौन रहा होता है, पीछे से गायक गा रहा होता है, उसको पार्श्व गायक कहते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। पहले आज के समय में जितने सारे स्टूडियो हैं, साउंड प्रूफ स्टूडियो हैं कि बाहर की आवाज़ एकदम आएगी ही नहीं जब शूटिंग चलेगी तो, लेकिन तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो शूटिंग कब होती थी, रात में होती थी। रात में होती थी यानी क्या है, आपसी आसपास का जो वातावरण है जो शांत हो जाए, जो शोर है वो सब शांत हो जाए, तो जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। तो मूक फिल्मों में दिन में भी शूटिंग, उसमें शोर हो रहा है बगल में, उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब सवाक फिल्में आई, बोलती फिल्में आई, तो उसमें शोर होगा तो अभिनेता, अभिनेत्री, खलनायक, नायक सबकी आवाज़ तो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके रात में ही शूटिंग होने लगी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो अर्देशीर मीरानी की फिल्म कंपनी बन पड़ी, जिन्होंने 150 करीब मूक फिल्में जिसमें आवाज नहीं होती थी वो बनाई और करीब 100 सवाक फिल्में बनाई, बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा कैसी फिल्म थी, तो आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, काल्पनिक थी, और फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। अब फिल्म बनाना है तो किस भाषा में बनाना है, जिसमें क्या है, देखने वाले जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो, जिसको समझते हो। अब फिल्म भारतीय जनमानस था, हिंदी और उर्दू के मेल वाली भाषा समझता था, जानता था, बोलता था, तो उसी भाषा में बनाया गया और उसको लोकप्रिय भी किया फिल्मों ने। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। गीत था, संगीत था, नृत्य भी थे। फिल्म की नायिका का नाम जुबैदा था। ये महत्वपूर्ण है ये सब चीजें कि पहली फिल्म सवाक फिल्म में नायिका कौन थी, जुबैदा, और नायक थे विट्ठल। तो विट्ठल जो थे वो क्या थे, उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक यानी वेतन, उस समय जो काम करते थे उसका सबसे ज्यादा वेतन अन्य अभिनेताओं के मुकाबले उनको मिलता था। उनको चयन को लेकर एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। अब देखा आपने कि हिंदी और उर्दू दोनों के मेल से जो भाषा थी वो बोली जा रही थी, लेकिन उनको उर्दू भी बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो क्या हुआ, पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण, किस कमी के कारण, उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। एक अन्य कलाकार थे जिनका नाम महबूब था, उनको नायक बना दिया गया। अब पहले उनको बनाया गया था विट्ठल को, अब विट्ठल को यह बात बुरी लगी, तो विट्ठल ने क्या किया, विट्ठल नाराज हो गए
और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया कि देखिए साहब, हमको पहले ये नायक बनाए लोग और फिर हमको हटा दिए, मेरी जगह दूसरे को रख लिए। तो इनका केस किसने लड़ा, आगे देखते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, मशहूर यानी प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने, अभिनेता बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंट मैन यानी जो स्टंट करते हैं, खतरनाक जो एक्शन करते हैं, वो क्या है, स्टंट मैन है। इसके अलावा आलम आरा में कौन कौन था, सोहराब मोदी थे, पृथ्वीराज कपूर थे, याकूब थे और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो हमने क्या जाना, पहली सबाक फिल्म कब बनी, किसने बनाया, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, इसमें गाना किसने गाया, इसमें काम किसने किया, नायक नायिका कौन थे, नायक के चयन की क्या कथा चर्चित है, इतना हमने जाना इसमें। इस कक्षा को यहीं खत्म करते हैं।